अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 36 स्टार्ट करते हैं कैफ वन का। वहीं खड़े हो जाना आप। अच्छा जी। अच्छा जी, आप लोगों की कल असेसमेंट है। माजरत, कल एक अनइन्फॉर्म्ड छुट्टी आ गई थी, मतलब एंड पे ही इन्फॉर्म हुई। तो ये बेसिकली मैंने आपको कल लिखवाना था ताकि 2 दिन तो हो, लेकिन इतना काम नहीं है और रिवीजन भी आपने करनी है, थोड़ी हिम्मत करेंगे हो जाएगा इंशाल्लाह। तो असेसमेंट की रिवीजन के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं उनको ये लेक्चर, चूंकि कल सवेरे 1 बजे पहुंचना है यानी रात को, इसलिए मैंने उनके के अंदर ये पिक्चर इसी तरह से टीएस से खिंचवा के भिजवा दी है। ठीक है जी। तो बहरहाल आप लोग भी रिवीजन ऑनलाइन वाले उम्मीद है कर चुके होंगे ये लेक्चर सुनते हुए ही, और आप लोग भी इंशाल्लाह आज जाके इसको टिका के रिवीजन में ले आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बड़ी क्लियरली लिख दिया जहाँ पे पेज नंबर की जरूरत पड़ी है। ज़्यादा टाइम आइए 16 के सवालों के ऊपर ही लगने वाला है। बाकी तो आई 36 के सवाल छोटे छोटे। एक्रूवल के क्वेश्चंस मैंने सारे नहीं रखे। एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन 11 जूरा वाला कह दिया, और इनकम के लिए 2 क्वेश्चंस कह दिया आपको रिवीजन के लिए। ठीक है। और IAS 23 में आपको मैंने 22 करवाया था, 23, 24, 25 होमवर्क में थे। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए घर पे? अब देख लो, ये बहुत काम है दूसरी क्लास से, सचमुच। ये बीच में पूरा पिंड जो है ना, ये करके नहीं आता था। तो मैंने बहरहाल, चूंकि मसले मसाइल इन सवालों में आपको होने थे, इनके ऊपर भी डिस्कशन में तकरीबन को आधा 1 घंटा मेरा लग गया था। अगर वो आधा घंटा ना लगता तो बोरिंग कॉस्ट में स्पेसिफिक लोन की डिस्कशन कंप्लीट हो जाती। खैर, काफ़ी हद तक बोरिंग कॉस्ट हमने आज कर लिया है, जो बेसिक बेसिक बुनियाद डाली हुई है। अब मेरे ख्याल में कॉन्सेप्चुअली मजीद 3 दिन में या 4 दिन में ये टॉपिक खत्म होता है इसके बाद, लेकिन 5 से 6 दिन लग जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस भी हम कर ही रहे होते हैं। वो तो चलेगा ही उसके हिसाब से, जाहिर है। जब तक हमारी तसल्ली ना हो, आपको पता है, हमने जो है वो करते रहना होता है उस टॉपिक को। ठीक है ना। अच्छा, तो ये रिवीजन आपने लाजमी कर लेनी है, असेसमेंट आपने अच्छे तरीके से देनी है। ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमने किया था शीपू वाला, और क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये मैं अब आपको करवा देता हूँ। 24 और 25 में भी जो मसला होगा वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जब 23 की रग पकड़ी जाएगी सेमी एनुअल में, तो फिर वही क्वार्टरली हो जाए वही मंथली हो जाए, उससे कोई फर्क फिर आपको पड़ने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो होमवर्क में था वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ तफसील के साथ। फिर जब बोरिंग कॉस्ट पे वापस जाते हैं तो मैं वो वाली रिवीजन भी कर दूंगा। कल हमने जो बात की थी, बेटा बातें ना किया करें प्लीज, बातें ना किया करें आहिस्ता से भी, फीमेल स्टूडेंट्स भी। मेरे दरवाजा बंद कर दो यार। तो बोरिंग कॉस्ट पे जब जाएंगे तो वो जो मैंने क्वालिफाइंग एसिड और जो थोड़ी सी बात डिस्कस की थी वो भी रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है जी। हमने टीपू वाला सवाल किया था, किसी मसला इसमें तो नहीं है। अच्छा, अब देखें, 2 सिचुएशंस होती हैं। मैं सालाना के हिसाब से समझा देता हूँ, और फिर वो क्वार्टरली हो मंथली हो जो भी हो तो फिर चलता ही रहता है। मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 20 साल का शुरू है और 31 दिसंबर खत्म है 20। ठीक है जी। 1 जनवरी को, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को लोन ऑब्टेन किया इन्होंने। ठीक है जी। अब सालाना, 6 मंथली तो आगे आ रहा है ना। ठीक है। सालाना जो है किस्त पे की जाती है और सालाना ही इंटरेस्ट पे किया जाता है। ये एग्जांपल है मेरी। ठीक है। अब 2 सिचुएशंस हुआ करेंगी, या तो इस 6 महीने का इंटरेस्ट 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, और एक किस्त, सालाना किस्त। मिसाल के तौर पे ये लोन जो है ये 1,000 रुपए का है। ठीक है जी। और 200 रुपए इसकी सालाना किस्त है। ठीक है। अब 1 साल बाद इसकी किस्त पे होनी है, तो 2 ऑप्शंस हुआ करते हैं, 2 तरह के एग्रीमेंट्स आया करते हैं। ठीक है। या तो सवाल में लिखा होगा कि लोन इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट या इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट इज पेएबल, इज पेएबल। 2 ऑप्शन होते हैं। क्या तो यूं लिख दिया जाए, इज पेएबल एट, इज पेएबल यूं लिख लें, एवरी 31 दिसंबर। ठीक है। या यूं लिख दें कि एवरी 1 जनवरी। अब ये 2 अलग अलग सिनेरियोज बन जाते हैं, हालांकि सवाल एक ही होता है। एक एग्रीमेंट हुआ बैंक के साथ, 1,000 का लोन लिया, 200 रुपए की किस्तें पे करनी थी। अब ये दोनों तरह की अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। या तो बैंक ये कह दे कि आपने किस्त और इस साल का इंटरेस्ट साल के आखिरी दिन पे कर देना है, साल के आखिरी दिन पे कर देना है। तो इसका मतलब आप 2 एंट्रीज पास करेंगे, 2 एंट्रीज पास होंगी। पहली एंट्री होगी लोन डेबिट, कैश क्रेडिट, किस्त पे हो गई। ठीक है। इतने गुस्से से नहीं लिखते।
जी पहली एंट्री होगी लोन पेएबल डेबिट, क्योंकि यहां पे जब लोन ऑब्टेन करना है तो उसकी एंट्री क्या करनी है आपने, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अब उसकी पेमेंट होनी है तो लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 200 रुपए से, ऐसा ही है, ठीक है। इसको जरा थोड़ी देर आगे ले लेंगे, ठीक है जी। और दूसरी चीज होगी इंटरेस्ट की पेमेंट की, और इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री होगी क्योंकि इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेट्स से 10% इंटरेस्ट था तो कितना बनता है, बोल दें 1000 पे 10% लगा दें, 100 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। इसका सर उड़ा देते हैं। ये दो एंट्रीज हो गई, बात समझ आई। अगर सवाल में लिखा हुआ है कि जी इस लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ये 31 दिसंबर को पे होनी है, तो हर 31 दिसंबर को लोन की इंस्टॉलमेंट भी पे होगी और इंटरेस्ट भी पे हो जाएगा। लेकिन अगर यूं ही लिख दे सवाल के अंदर कि इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, या यूं कह दे ऑन एवरी यकम जनवरी, तो यकम जनवरी 20 को लोन लिया तो इसी दिन किस्त पे हो जानी। इसका मतलब स्टार्ट होगी इंस्टॉलमेंट पे होना यकम जनवरी 21 से। समझ आ रही है? तो ऐसे लिखा हो सकता है एवरी यकम जनवरी। ये मैंने इस सवाल के अंदर लिख दिया, जून जुलाई वाला सवाल, उस हिसाब से डेट्स बदल जाएंगी, ठीक है। अब अगर ये बात लिखी हुई हो तो मेरे बच्चों 31 दिसंबर पे खड़े होकर, ये एंट्रीज हम किस दिन पास कर रहे होते हैं, ये फॉर द ईयर 31 दिसंबर, ठीक है ना। 31 दिसंबर पे खड़े होकर लोन की रीपेमेंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि किस्त पे होनी नहीं है। साथ हो जाए बेटा प्लीज जल्दी से, ये टाइम पे आया करें। आप अगली सीट अगली रो वाले भी साथ साथ होके की जगह बना दें, प्लीज जल्दी करें। जिनके पास जगह है प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होती है, साथ साथ हो जाए, प्लीज जल्दी करें यार। पॉज जी। देखें जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर मैं यहां पे बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं ये जरा समझे पहले, ठीक है। मैं कह रहा हूं जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड ऑन 31 दिसंबर 2020, ये बात हो रही है। जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड, ये पास लिखने की कोशिश की थी मैंने, पता नहीं क्या हो गया। टू बी पास्ड ऑन 31 दिसंबर 20, ठीक है। अब 31 दिसंबर 20 पे एंट्रीज पास करनी है और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 31 दिसंबर को रीपे होना है। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 20 पर 200 रुपए की लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री होगी। ऊपर देख लेना भाई, इधर देख लेना, क्या देख रहा है नीचे, क्या ढूंढ रहा है यार, हद होगी यार, इधर देख लेना। और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश। और अगर इसी एग्रीमेंट में लिखा हो इस तरह से कि इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इज टू बी इज पेएबल ऑन एवरी यकम जनवरी स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जनवरी 21, ऐसे लिखा होता है ना सवालों में। अब जब हम 31 दिसंबर पे आएंगे तो क्या 31 दिसंबर पे ये 200 की इंस्टॉलमेंट पे होगी? 31 दिसंबर पे नहीं होगी, अगले साल यकम जनवरी पे जाके होगी। लेकिन अहम बात यह है कि पूरे साल का इंटरेस्ट तो एक्रू हो गया है। इंटरेस्ट तो वक्त गुजरने के साथ साथ एक्रू होता है, तो पूरे साल अगर बैंक का पैसा इस्तेमाल कर लिया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके, नहीं कैश पे किया तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर लो 100 से। दो ऑप्शन हो सकते थे, ठीक है जी। अब होगा क्या, अब जब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जब यकम जनवरी 21 आएगा ना अगले साल का, तो अगले साल ये वाली एंट्री भी होगी लोन की किस्त, और ये पेएबल डेबिट होकर कैश क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंस तो बुक नहीं होगा, ठीक है। क्या ऊपर लिखा हुआ है जर्नल एंट्री 31 दिसंबर 20 पे पास करो, मैंने ऑप्शंस दिए हैं। मैंने कहा कि ऐसे लिखा होता था हमारे लोन के एग्रीमेंट में इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट इज पेएबल एवरी 31 दिसंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 20। अब ये पूरी बात लिखने की जगह यहां नहीं थी यार, मैंने जबानी बता दिया था, उस वक्त आप सोए हुए थे जी। इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट इज पेएबल एवरी 31 दिसंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 20, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट इज पेएबल एवरी, ये मैंने जबानी बोला था, बस मेरी ये गलती थी, एवरी यकम जनवरी स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जनवरी 21। भाई एग्रीमेंट समझो ना, एग्रीमेंट बैंक के साथ हो रहा है, ये लोन लिया है, सालाना इंटरेस्ट। सवाल में जाएंगे तो सवाल आएगा, नहीं तो मैंने सवाल बोला है, मैं सवाल में बोल रहा हूं कि 1000 का लोन लिया है, 200 रुपए की किस्त सालाना पे करनी है, साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। दो ऑप्शंस होते हैं, बैंक कहता है या तो ये किस्त और इस साल का इंटरेस्ट इस साल के आखिरी दिन पे कर दो, या ये किस्त पहली और इस साल का इंटरेस्ट अगले साल के पहले दिन पे कर दो। तो अगर पहले साल के एंड पर किस्त भी पे हो गई, इंटरेस्ट भी पे हो गया, तो एंट्रीज ये होंगी। और अगर पहले साल के एंड पर किस्त पे नहीं होनी, इंटरेस्ट पे नहीं होना, तो किस्त पे होने की एंट्री तो तभी होगी जब किस्त ने पे होना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना है ना हमने, तो वो हम पेबल के साथ रिकॉर्ड कर लेंगे, सिर्फ इतनी सी बात की।
ठीक है, कुछ समझ आई थोड़ी बहुत जी। क्वेश्चन में चलते हैं। असल में जो टीपू वाला सवाल करवाया था वो ये वाला सिनेरियो था। मैं बदलता हूं, अब बदलना क्या है वैसे, चलो वो 6-6 महीने वाला है, मैंने साल से समझाया, ठीक है ना। टीपू वाला सिनेरियो ये था कि साल के एंड पर कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं निकला था, क्योंकि साल के एंड पर ही किस्त भी पे हो रही थी और इंटरेस्ट भी पे हो रहा था। लेकिन जो अभी आतिफ वाला सवाल हम करने लगे हैं, इसके अंदर ये सिचुएशन बननी है, ठीक है। लेकिन वो डिफरेंट क्यों है कि किस्तें अलग से पे हो रही हैं, वो सेमी एनुअल है। सवाल पूरा कर लेते हैं चलो जी। 23 क्वेश्चन है, आतिफ ऑब्टेन लोन, समझ आ जाएगी अब ये बात, अमाउंटिंग टू 70 मिलियन फ्रॉम यूबीएल ऑन यकम जुलाई 2014। यकम जुलाई 2014 पर लोन कितना लिया है जी? 70। ये है जनाब 2014 का साल, ये 2015, ये 2016। हमें पता नहीं आगे जाने की जरूरत भी पड़ेगी या नहीं, मैंने वैसे ही आपको सिखा दिया है कि आप जो है वो करंट निकाल लिया करें, बाकी सब नॉन करंट होता है। तो पूरी टाइमलाइन हम को नहीं बना रहे, ठीक है, टेंशन न लें, बस ये सवाल को ध्यान से देखें भाई। ये सवाल भी सामने मौजूद है, अब कोई नीचे नहीं देखेगा, ठीक है। सब बोर्ड की तरफ देखें और पूरे ध्यान से देखें, जब तक समझ ना आए हम आगे नहीं जाएंगे, ओके। यकम जुलाई 2014 पर 70 रुपए का लोन इन्होंने ले लिया, ये बात यहां से नजर आ रही है। आतिफ ऑब्टेन्ड लोन अमाउंटिंग टू 70 मिलियन ऑन यकम जुलाई 14। मुत्तफिक हो इससे? आगे कहता है इट कैरीज मार्कअप एट 15% पर एनम, इससे भी इत्तेफाक है, इंटरेस्ट रेट आगे कहता है द लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जनवरी 15। अब खुद सोचो ना, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, यकम जुलाई को अगर लोन लिया है तो पहली किस्त ने तो पे होना था फिर 31 दिसंबर 9 पर 14 पर, सॉरी 31 दिसंबर 14। लेकिन वो 31 दिसंबर 14 पर कुछ पे नहीं कर रहा, बल्कि कब कर रहा है? यकम जनवरी 15 अगले साल। ये है डिफरेंस इससे, ये ऊपर वाला सवाल। यहां पे क्या हो रहा था, सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ लो, ये देखो, टीपू लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून। तो हर 30 जून और 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर होता जा रहा था ये पे। लेकिन यहां पे क्या सीन है, यहां पे क्या सीन है, तो कहता है जी आतिफ ने लोन ऑब्टेन किया है और यकम जुलाई को किया है। अब अगर पुराने सवाल जैसा था तो वो क्या कहता, लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट 5 मिलियन स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 14। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कह रहा है यकम जनवरी 15। अब इसका मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट ये चलेगा, यकम जनवरी 15, फिर यकम जुलाई 15, फिर यकम जनवरी 16, फिर यकम 16 हो गया, यकम जनवरी 16, यकम जुलाई 16, यकम जनवरी 17, यकम जुलाई। क्या फर्क पड़ा, समझ आइए बात की। पिछला सवाल था वो कह रहा था 30 जून 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर, किस्त भी हो रही है, लोन भी, इंटरेस्ट भी पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यकम जुलाई यकम जनवरी, यकम जुलाई यकम जनवरी। अब मसला क्या आएगा, मसला इन दोनों के फर्क यह है कि इस सवाल में 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 15 की शाम को पे हो जाना है, ठीक है। लेकिन इस सवाल के अंदर क्या होगा, 31 दिसंबर 14 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 14 की शाम को पे नहीं होगा, वो अगले साल के पहले दिन पे होना है, तो क्लोजिंग डेट पे पेबल आ जाएगा। ये बात समझा रहा था दोस्तों सिर्फ, ठीक है। चलो सवाल शुरू करते हैं। अब किस्तें हैं 5-5 मिलियन की। अच्छा, अब देखना जरा इधर, 31 दिसंबर 14 पर कितनी रीपेमेंट की है आपने? 0, ठीक है। क्यों? अगले साल के पहले दिन पे करना है, तो ये तो पूरा 70 ही अभी भी लायबिलिटी। अब इधर देखो बारीक सा, ये मैंने कोशिश की है कि मैं यहां पे बना दूं यकम जनवरी, ठीक है। ये क्या है, ये है यकम जनवरी 15, यकम जनवरी 15। तो किस्त किस दिन पे हो रही है, यकम जनवरी 15 पर, कितनी जी? -5। तो भाई 31 दिसंबर 14 पर तो पूरा 70 ही लायबिलिटी है ना। फिर ऐसे ही अगली किस्त पे होगी कब, 30 जून की बजाय यकम जुलाई 15, 5। फिर ऐसे ही ये देखो यकम जनवरी 16, फिर यकम जुलाई 16। इतना गुस्सा जी, यकम जुलाई 16, फिर ऐसे ही काम आगे चलता चला जाएगा, ये किस्तें पे होती जा रही है। तो ठीक है, ये घर पे मसला आया था इस सवाल में, चलो कोई नहीं, अब नहीं रहेगा इंशाल्लाह मसला। अच्छा, अब बात कहां से निकली थी, कहां चलेगी, हम तो सादा सवाल, टाइमलाइन थोड़ी बनाते हैं, हम तो सिंपली सवाल कर लेते थे, ठीक है जी। यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक कितनी अमाउंट लोन की आउटस्टैंडिंग रही जी? जैसे ऐसे इधर निकाला था उस दिन, ये कि 90 यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक आउटस्टैंडिंग रहा। अब पहले 6 महीने तो लोन था ही नहीं ना, ठीक है। लोन आए किस दिन, यकम जुलाई 14 को। अब यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक कितना लोन आउटस्टैंडिंग रहा? 7, ठीक है। अब ये 70 रुपए का लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए 70 पर
15% रेट लगाओगे, लेकिन ये पूरे साल का इंटरेस्ट है भाई। हमने तो इसको सिर्फ 6 महीने पर लेकर आना है, तो इंटू 6 बाय 5.5 अब ये 5.25 बस यही है टोटल इंटरेस्ट इस साल का। ठीक है, पार्ट 1 में जो कल कैलकुलेट किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जब हम इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 5.25 आएगा। सिर्फ एक क्यों है, इधर 2 क्यों ऐड हुए थे? क्योंकि इधर पूरा साल लोन रहा था 90 6 महीने और 80 अगले 6 महीने, तो इस तरह से लोन निकला। यहां पे लोन आया ही दरमियान में है, तो फिर आउटस्टैंडिंग सिर्फ कितने अरसे रहा है? ठीक है, समझ आ गई बात की। तो फिर एक ही दफा इंटरेस्ट निकाला हमने। लेकिन इधर देखो, अब 31 दिसंबर 14 पे कुछ भी पे नहीं हुआ। जब कुछ पे नहीं हुआ तो क्लोजिंग डेट पर पेबल फिर कितना है? 70 का। ये लायबिलिटी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये लायबिलिटी थी, पहले साल 80 की, दूसरे साल 70 की। याद आ रहा है? अब क्लोजिंग डेट पे पूरे का पूरा 70 क्यों पेबल है? क्योंकि 31 दिसंबर 14 की शाम को कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई। क्योंकि अरेंजमेंट ये वाली है, जो मैं अभी जो समझा रहा था ना, कहां गया पता नहीं। ये अगर तो वो यूं कहता कि 31 दिसंबर से किस्तें पे होना शुरू हो जानी है, तो फिर 31 दिसंबर से किस्त भी पे होती और इंटरेस्ट भी पे हो जाता। लेकिन वो क्या कह गया? जरा पढ़ दो, जुमला पढ़ दो, आप पढ़ दो, मैं अब तो नहीं जा रहा, पर पढ़ दो जरा, जुमला पढ़ दो। वो क्या कह गया? इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल इन सेमी इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जनवरी 15। तो जब उसने 31 दिसंबर में यकम जनवरी पर पेमेंट की, तो फिर ये वाली एंट्री नहीं हुई। जब ये एंट्री नहीं हुई तो लोन 70 का था, 70 ही है। लेकिन इंटरेस्ट सब ये भी कैलकुलेट किया है हमने, वो तो 6 महीने का आना ही है। हाँ, वो एक्सपेंस भी डेबिट होगा और पेबल क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट नहीं हो रहा। तो बैलेंस शीट में जो एक नई चीज आएगी, ठीक है, आपकी कल वाली बैलेंस शीट के अंदर क्या कुछ था? आपकी कल वाली बैलेंस शीट में था लॉन्ग टर्म लोन, बोलो, और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन था। ऐसे ही है, लिख ले भाई, लिख ले। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन था। लेकिन आज एक नई चीज आ गई, वो है इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल कितना जी? 5.25। क्यों बच्चों? 31 दिसंबर 14 की शाम को ये एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट हुआ है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं हुआ। कल वाले सवाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? कल वाले सवाल में इंटरेस्ट पेएबल नील क्यों है? मैंने नील पिछली क्लास में लिखा है, इंटरेस्ट पेएबल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहां पे अरेंजमेंट क्या था? यहां पे अरेंजमेंट था कि ये पहले 6 महीने के का इंटरेस्ट और किस्त ये 30 जून पे, फिर अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट और किस्त 31 दिसंबर पे, फिर किस्त और इंटरेस्ट, फिर किस्त। तो 31 दिसंबर 15 पे जब किस्त भी पे हो गई तो लोन कम हो गया और इंटरेस्ट भी पे हो गया, तो एक्सपेंस तो डेबिट हुआ था लेकिन पेबल नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर पेबल नजर आने लगे। ठीक है, यहां तक को मसला। आगे बढ़े आगे। अच्छा चलो, पूरा तो कर लें इस सवाल को, इस साल को पूरे कर लें जी। अब जरा इधर देखें, अगली अरेंजमेंट फिर भी सेम ही है। अब आप खड़े होंगे 31 दिसंबर 2014 पर। यहां पे आप खड़ा करूं आपको, यहां पे आपको खड़ा करता हूं, खड़े हो जाए। और ऐनक आपने लगानी है वो जो सिर्फ देखेगी अगले 12 महीनों को। ये आपकी ऐनक है, ठीक है, आज ऐसे देख रही है। तो अगले 12 महीनों में 5 और 5 10, वही 2 किस्तें पे हो रही हैं। तो बोलो, तो फिर 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर लायबिलिटी तो पूरी 70 की ही है, लेकिन इसमें से 10 रुपए अगले 12 महीने में पे हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम? करंट। और अगर 10 करंट है तो 70 में से 10 माइनस कर दो, बाकी 60 क्या है? भाई साहब एक बात ध्यान में रखो, लायबिलिटी को हमने कम नहीं कर लिया। ये बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने ये लिखा हुआ कि ये 60 पेएबल है और ये 10 पेड है? क्या मैंने इसको लायबिलिटी नहीं लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ बैलेंस शीट में? ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, बस ये नॉन करंट है, ये करंट है। 70 का 70 31 दिसंबर 14 पे पेएबल है, इसमें से 10 अगले 12 महीनों में हो जाने, इसलिए करंट, बाकी नॉन करंट। ठीक है, समझ आ गई? चलें आगे। अच्छा अब देखो, मैंने अगला साल बनाने की जहमत ही कोई नहीं हुई, जहमत नहीं करनी। क्यों? करंट देख लिया, आसान है। तो ये 50 साल का लोन होता है, 50 साल की टाइमलाइन बना के नॉन करंट को कैलकुलेट करने लग जाएंगे। नहीं भाई, अगले 12 महीने देखो, करंट निकालो, टोटल में से करंट माइनस करो, बाकी सारा क्या है? नॉन करंट। चलें आगे। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बारी आई। अब इधर देखो, ये 70 31 दिसंबर 14 पर आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, लेकिन अगले ही दिन यकम जनवरी 15 को ये 5। असल में ना टीपू क्या करता था? टीपू 31 दिसंबर 14 की शाम को आते हुए किस्त और इंटरेस्ट देके घर आता था। आतिश क्या करता है? शाम को घर आ जाता है और शुभ अगले दिन सुबह जाकर वो पे कर रहा है। इतना सा फर्क है और हमारी अकाउंटिंग में गड़बड़ हो जाती है सारी। ठीक है, अब यकम जनवरी 15 को 5 जब रीपे हो गया तो लायबिलिटी क्या 70 भी रहेगी? नहीं, 65 हो गई। अब यकम जनवरी 15 से
30 जून 15 तक 6 महीने, ये 70 नहीं 65 आउटस्टैंडिंग है, और फिर 5 पे होने के बाद 60 आउटस्टैंडिंग है। बात समझ आ रही है? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 60 इंटू 15% इंटू 6/12 और फिर 50, गलत सॉरी अच्छा सॉरी 65 और 60 इंटू 15% इंटू 6/12, आंसर बताओ। 88 और 4.50, टोटल 9.38, ग्रैंड टोटल आ गया 9.38। लो भाई बातें मत करो करके आहिस्ता आहिस्ता जी, 9.38 आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस और 9.38 इंटरेस्ट पेबल आ गया। हाँ सारे चुप करके देख रहे हैं। 9 ये नहीं करना इस साल इतना है तो इस साल भी जो एक्सपेंस था वही पेबल, यहां भी एक्सपेंस पेबल है। भाई ऐसी कहानी नहीं है। असल मसला ये था पिछले साल में, ओह किधर गया ये, पिछले साल में क्या था भाई, पिछले साल में सिर्फ इन 6 महीनों का इंटरेस्ट था, आखिरी 6 महीनों का, जो छठे महीने के आखिरी दिन पे नहीं हुआ तो पेएबल था। अब अगले साल में पहले 6 महीने भी हैं और अगले 6, ये जो पहले 6 महीनों का इंटरेस्ट है 30 जून 15 पे तो आप इसको पेएबल कह सकते हैं, लेकिन यकम जुलाई 15 को किस्त के साथ इसने क्या हो जाना था, पे हो गया पे। उसके बाद ये वाला है इंटरेस्ट जो सिर्फ पेएबल नजर आएगा। तो 9.38 के धोखे में ना आ जाना कि उधर भी सेम तो इधर भी सेम, ध्यान से देख लो पेएबल कितना है, पेएबल सिर्फ 4.5, ठीक है, अगला तो सेम ही है। अब जब 2 किस्तें पे हो गई मजीद तो 60 पेएबल है आप पर, बोलो 60 लायबिलिटी है। 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर 60 रुपए की लायबिलिटी है, जिसमें से 10 करंट पे नहीं हो गई, 10 करंट है, 60 की लायबिलिटी है बच्चों। यही तो हमने कहा था कि 60 अगले साल भी लायबिलिटी होगी, देखो लायबिलिटी की है 15 के एंड पे आते। अब इस 60 में से 10 करंट और बाकी 50 नॉन करंट, अगेन 60 को ही आपने तोड़कर लिखा है, ठीक है जी। ये सवाल कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये मैंने क्या पूछा है आपसे अभी, ये क्वेश्चन कर दिया, इसके होमवर्क में कोई मसला है तो बता। जी आपके पहले 6 महीनों का इंटरेस्ट बना 4.88, ये यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक का इंटरेस्ट था, सवाल कहां से आया, और ये यकम जुलाई 15 की सुबह पे हो गया, या पेबल नहीं है। फिर यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक का इंटरेस्ट बनता था 4.5, ये 31 दिसंबर 15 की शाम को पे नहीं हुआ, बल्कि अगले दिन यकम जनवरी 16 को पे होना है, तो 31 दिसंबर 15 की शाम को ये 4.5 फिर हमारा पेबल, ठीक है। और पिछले साल में तो था ही सिर्फ इन 6 महीनों का इंटरेस्ट ना, इसीलिए जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वही पेबल में भी नजर आ रहा है। लेकिन अगले साल में ये 2 ट्रेंचेस का इंटरेस्ट है, पहले का पे हो गया, दूसरे का पेबल। समझ आइए, समझ आइए बेटा, हाँ ना तो करया करो। हाँ भाई तुम्हारी तबीयत खुद बेहतर हुई है, वो मेरी गलती यार, मैंने ऐसे ही हवाई सवाल करा दी, यही सवाल करा था। अच्छा जी, अब अगली बात, अगर यही फोटोग्राफी चल रही है अभी, उसको अब ख्याल आया, सारे पिंड ने खींच लिया है। अच्छा जी, आप इधर देखें, एनुअल की जाग के सारे बैठ, एनुअल की मिसाल मैंने जबानी समझाई थी, सेमी एनुअल सवाल में आ गया। सेमी एनुअल दोनों आमने सामने है, इधर देखो, यही 2 अरेंजमेंट्स हो सकते थे ना, ये आपके सामने। किस्त और इंटरेस्ट 6 महीने के आखिरी दिन पे हो जाता है, तो क्लोजिंग में लोन भी कम हो जाता है, लायबिलिटी इंटरेस्ट की भी नजर नहीं आती। किस्त और इंटरेस्ट 6 महीने के एंड की बजाय 7वें महीने के पहले दिन पे होता है, तो फिर लोन भी कम नहीं हो रहा इस वजह से उस दिन, और पेबल भी नजर आता है इंटरेस्ट का, ठीक है। अब अगर यही कहानी हो लेकिन किस्तें और इंटरेस्ट सवाल में लिख दे बैंक वाले, एग्रीमेंट में लिख दे बैंक वाले कि ये क्वार्टरली पे होंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये जो एक दफा आया है, ये कितनी दफा आ जाएगा, 3 महीने होते हैं एक क्वार्टर में, मैंने कई बार कहा भाई, मैं क्वार्टर, मैंने ये लाइन का बोला था कितनी दफा आएगी, ठीक है, 4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, 1/4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 क्वार्टर इस तरह बन जाएंगे, बना देता हूं, लिखेंगे कुछ नहीं, बना देता हूं, ये आपके एक साल के अंदर 4 क्वार्टर आ जाएंगे। ये अगला सवाल है, ठीक है ना। अगले सवाल का नाम क्या है, मंसूर तैमूर, ओके मंसूर तैमूर जो भी है। अब इसमें क्वार्टरली था, ठीक है। अब यहां पे भी 2 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, सवाल कह दे कि इसने लोन लिया मिसाल के तौर पे, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और इंटरेस्ट भी,
क्वार्टर के एंड पे भी हो सकता है, अगले क्वार्टर के स्टार्ट पे भी हो सकता है। एंड पे हो तो सुकून, स्टार्ट में हो तो थोड़ी सी टेंशन, ठीक है ना। बाहर सवाल के अंदर वो स्टार्ट में, अगले क्वार्टर के स्टार्ट में। अब होगा क्या, इस क्वार्टर का इंटरेस्ट और किस क्वार्टर के एंड की बजाय अगले क्वार्टर के पहले दिन, दूसरा भी तीसरा भी, ये सही हो जाएंगे। चौथे क्वार्टर का इंटरेस्ट और किस्त वो चौथे क्वार्टर के एंड की बजाय अगले साल के पहले दिन आएगी, तो फिर ना तो उस इंस्टॉलमेंट को लोन में से माइनस करना है और ना ही इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना भूलना है और इंटरेस्ट पेबल के साथ ले लेना, ठीक है ना। ये सवाल इसी तरह से उससे अगला चूहे वाला सवाल है, उसमें एक्सपेंस की कैलकुलेट रेट निकालना बता दो, सिंपल सी, वो मैथमेटिक्स की अकाउंटिंग नहीं थी, वो बाद में करते हैं। फिलहाल माउस वाले सवाल में क्या है, माउस वाले सवाल में जो लोन है उसकी इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट मंथली आ जाता है। अब मंथली है तो अगेन 12 महीने, अब वहां पे भी यही सीन होगा, 12 महीने हैं, हर महीने इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट आना है, तो हर महीने का इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट उस महीने के आखिरी दिन भी पे हो सकती है, अगले महीने के पहले दिन भी। अब माउस वाले सवाल में आखिर में नहीं रखा गया, वो तो आसानी होती है, बल्कि हर महीने का इंटरेस्ट और किस्त अगले महीने के पहले दिन। अब जो तो सारे मंथ चलेंगे उनका तो इसी साल के अंदर पेमेंट भी होती चली जाएगी, मसला क्या आएगा आखिरी महीने का, आखिरी महीने का इंटरेस्ट जो है वो पेबल। वही बात समझ आ गई। अगर एनुअल का सवाल है, एनुअल इंस्टॉलमेंट और एनुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, और साल के आखिरी दिन के बजाय अगले साल के पहले दिन पे होनी है, तो फिर साल के एंड पे पूरे साल का इंटरेस्ट पेबल। सेमी एनुअल आ जाता है, सेमी एनुअल के अंदर अगर आप साल खत्म होने के अगले दिन, साल खत्म होने के अगले दिन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपके आखिरी क्वार्टर का, सॉरी आखिरी हाफ ईयर का, आखिरी 6 महीनों का इंटरेस्ट जो है वो पेबल होगा। क्वार्टरली में आ जाए तो आखिरी क्वार्टर का, मंथली में आ जाए तो आखिरी मंथ का, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर आपके उस पीरियड का इंटरेस्ट और लोन जो है वो उस पीरियड के एंड की बजाय अगले पीरियड के पहले दिन पे हो रहा हो। क्लियर होगी ये बात। तो अब आपको इन सवालों में मसला नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया आप क्लियर, ये मैंने लिखे हुए हैं आपकी रिवीजन के अंदर, बोरिंग कॉस्ट वाली रिवीजन के अंदर मैंने ये भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा 24 के अंदर बस क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, बाकी सब कहानी सेम है, ठीक है, ध्यान से इसको देख लेना। और माउस वाले में मंथली इंस्टॉलमेंट है, बस ये एक छोटी सी चीज लिखी हुई थी, इट कैरीज इंटरेस्ट एट 0.25। ऐसी मैथमेटिक्स ये आसान सी चीजों से परेशान ना हुआ करें, ठीक है। ये यहीं पर ही लिखा हुआ है, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, 0.25 पर 1000, तो मैंने लिख दिया 0.25 पर 1000। लेकिन बेटा ये ना उसने कहा हुआ है पर डे, ये एक दिन का इंटरेस्ट रेट निकल आएगा, लेकिन हम तो एनुअल के साथ चलते हैं। अगर सवाल खामोश हो तो 365 डेज लिया करो, वरना 360 सवाल खुद कह देता है। तो ये आ जाएगा 9.125%, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट आपने यूज कर लेना, ओके। बाकी सवाल तो सारा डिस्कस कर लिया, बस इसमें मंथली था, ओके सही है ना। तो इधर देखो ये क्वेश्चन 23 मैंने करवा दिया, 24 25 भी मैंने होमवर्क के अंदर ये रिवीजन के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको टेस्ट में दिया जा सकता है, पूरे ध्यान से इत्मीनान से करके आइएगा इसको, ठीक है। अच्छा चलें जी, कोई क्वेश्चन यहां तक है तो पूछ लें, यहां तक कोई भाई कह रहे हैं कुछ 17 16 17 का कुछ कह रहे थे, क्या भाई 16 17 क्या, ओ भाई 16 17 वाले, ये वसीम अकरम वाले सवाल के अंदर नहीं, 16 में एक मसला कोई नहीं था भाई। इधर देखो किधर गया भाई 16 17 वाला, आपने कौन था कोई तो, अच्छा सुने, वैसे मैंने ये बात डिस्कस करनी है थोड़ी सी, ये होमवर्क में था सवाल, बाकी सारे होमवर्क वाले हो गए थे, हो तो ये भी गया होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज था। मैंने आपको समझाया था कल लोन पेएबल, लोन पेएबल अगर लोन लिया जाए तो लोन के आने पर एंट्री होती है कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। अब ये किसी का पैसा आपके पास आया है तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट। लेकिन अगर आप किसी को लोन दे दें तो फ्यूचर में वो लोन आपको वापस आना है, ये आपका एसेट होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप कैश पे करते हैं, एंट्री बनेगी लोन पेएबल नहीं, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। और ऐसी सूरत में आप इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, रिसीव करेंगे, तो कैश या रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये दोनों में फर्क था। इधर देखें, अगर कंपनी लोन ऑब्टेन करे तो कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट, ठीक है। और अगर लोन रिसीव किया जाए, लोन कंपनी सॉरी लोन रिसीव नहीं, लोन अगर दे रही है कंपनी तो लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, और कैश या इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बस इतना सा फर्क था इस सवाल के अंदर जो आपको अब्दुल रज़ाक वाला मिला। अब्दुल रज़ाक वाले सवाल के अंदर आपको बना ले, ऑनलाइन वाले गिला किया कि तस्वीर आप खींचने का कहते हैं, हम नहीं कह सकते, कोई मोबाइल वाले भी होते हैं, तो चलो
उसके लिए मैं थोड़ा सा पॉज ले लिया करूंगा, जो नोट करने वाली बात होगी। फिलहाल तो सवाल साथ साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पॉज करके नोट कर लिया करें ऑनलाइन वालों। अच्छा जी, ये ऐसी बात थी, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैं इस सवाल को जरा देखना चाह रहा था। इधर देखें, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है लोन टू एम्प्लॉइज, किसी को लोन दिया है ना, लोन दिया है टू एम्प्लॉइज, तो फिर ये लोन रिसीवेबल है। लोन भी लिखा होता, सिर्फ टू एम्प्लॉइज ना लिखा होता, ट्रायल में डेबिट साइड पे लगाने का मतलब ही क्या है, ये एसेट है, ये लोन रिसीवेबल है। अगली बात, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एम्प्लॉइज नहीं लिखा होता, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा होता। नजर किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, तो फिर ये इनकम ही होती है जो क्रेडिट साइड में नजर आती है, हमें यहीं से ही पता चल जाता है। लेकिन ये सवाल तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, इधर मैंने जी आपको सिर्फ 15 और 16 आई थिंक होमवर्क वो रिवीजन के अंदर दिए हैं, 15 और 16 एक्रूअल में, ठीक है ना, यही दोनों दिए हैं होमवर्क के अंदर। चलें जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं नहीं, चलो। कल हमने बात शुरू की थी कि बोरिंग कॉस्ट क्या होती है, बोरिंग कॉस्ट क्या होती है, बोरिंग कॉस्ट क्या होती है, बताया था, ऐसे ना करो। मैंने कहा बोरिंग, बोरिंग कहते हैं जब बैंक से लोन ऑब्टेन करें और उसपे कुछ कॉस्ट पे की जाती हैं, इंटरेस्ट हो गया, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन। मैंने इसलिए लिख लिया था ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए, आप मुकर ना सके। ये आपकी क्लास का लिखा हुआ अभी तक पढ़ा जी, बोरोइंग कॉस्ट। पिछली क्लास में मैंने यही दिखाया, आपकी क्लास में लिखा था मैंने, आपकी क्लास में लिखा दोबारा था ना जरा असल में, इसलिए दोबारा उनको ये वाला दिखा देता, वरना उनकी क्लास में लिखा तो था जी। बोरोइंग लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, मिसाल के तौर एंट्री होती है कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। उसके बाद कॉस्ट, इंटरेस्ट भी हो सकता है, बैंक चार्जेस भी हो सकता है, बैंक कमीशन भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी एंट्री होती है, अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, टेबल भी हो सकता है, लेकिन मैं कैश लिखा हुआ, ठीक है। बैंक चार्जेस तो बैंक चार्जेस डेबिट, कैश क्रेडिट। बैंक कमीशन तो बैंक कमीशन डेबिट, कैश क्रेडिट। ये एक्सपेंसेस हैं जो बोरिंग के ऊपर पे किए जाते हैं। यहां तक को मसला। अगली बात मैंने आपको बताई थी, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। मैंने कहा था, क्या कहा था, जो एसेट बनने में अच्छा खासा अरसा ले उसे कहते हैं क्वालिफाइंग एसेट। अब स्टैंडर्ड ने अच्छे खासे अरसे को डिफाइन नहीं किया था, तो हमने कहा था 3-4 महीने, अकाउंटेंट्स कहते हैं 3-4 महीने अगर किसी एसेट को बनने में लग जाए, ठीक है, तो वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है जी। तो क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट which takes a substantial period of time to get ready for its use। ये बिल्कुल आपकी क्लास की लिखी हुई डेफिनेशन है, ये मैंने मिटाई नहीं है, ठीक है। अगली चीज मैंने नहीं लिखी तो वो मैं मिटा दूं जरा, इससे पहले कि आप देखें ना देखो। हाँ, नई चीज ही सिर्फ लिखनी है ना, बाकी सारा कुछ मिटाना ही है ना, नई चीज लिखनी है, तो आपकी क्लास में लिखा हुआ था जी। क्वालिफाइंग एसिड नहीं, वो बताया था ना, लिखवाया नहीं था, लिखूंगा मैं दोबारा आपकी क्लास में, ठीक है जी। क्वालिफाइंग एसिड क्या है, एक ऐसा एसिड जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले, ठीक है जी। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी पिछली क्लास में, और आंसर आपने मुझे कर देना है। नकल तो नहीं की होगी किसी ने, मुझे पता है, पास होने वालों ने नकल नहीं की। टेल परचेज्ड अ बिल्डिंग, क्वालिफाइंग एसिड है, क्यों, ये क्वालिफाइंग एसिड नहीं है, परचेज है। रेडी स्टेडी एप्पल गो, खरीदी, चाबी घुमाई, अंदर फर्नीचर रखा, इस्तेमाल करना शुरू। ये कौन सा बनने में अच्छा खासा अरसा ले। डॉलेंस कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग इन 8 months, दिस इज अ क्वालिफाइंग एसिड जी, बिल्कुल बनने में अच्छा खासा अरसा लगा। पेशेंट परचेज एन एसी, बना बनाया एसिड होता है। पैकेज इज इंस्टॉल्ड अ प्लांट इन 9 months, क्वालिफाइंग एसिड, ठीक है। अच्छा, ऐसी लेन में आ गई बात एक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसिड होगा। मेरा सवाल ही पूरा नहीं है। देखो ऐसी नहीं, इन्वेंट्री अगर मैस में प्रोड्यूस होती है, आपका प्लांट चलता है और खड़क 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 यूनिट्स बन रहे हैं, तो वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। लेकिन बच्चों, ये जो हवाई जहाज या बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी है, ये हवाई जहाज या बहरी जहाज किस लिए बनाती हैं, बेचने के लिए। यानी इनके लिए ये हवाई जहाज या बहरी जहाज क्या होगा, इन्वेंट्री। और क्या हवाई जहाज या बहरी जहाज ऐसे प्लांट ऑन करें तो खड़क 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 करके बन रहे होते हैं, या अच्छा खासा अरसा लेता है कोई एक एसिड। तो अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री भी हो ना जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले, तो वो भी क्वालिफाइंग एसिड हो सकती है, ठीक है। तो which take, विचार के साथ क्या हुआ, सब्सटेंशियल पीरियड टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज, ठीक है। इसके अंदर आप पीपीई को भी ले सकते हैं, आप इन्वेंट्री को भी ले सकते हैं, और आने वाले दिनों में मैं पढ़ाऊंगा, तो वो आने वाले दिनों में जो आपने पढ़ना है
वो होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो भी यहाँ आ सकता है, और FAR 2 में जाके पढ़ेंगे आप इंटेंजिबल, वो भी यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह फिर फिलहाल ये दो काफी एग्जाम्पल्स, ठीक है, PPE और इन्वेंटरी। ओके, अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं। ये बात भी मैंने आपके साथ कल आपकी क्लास में की थी, ये बिल्कुल आपकी क्लास का बना हुआ ही ये नक्शा है, बस इसमें मैंने सिर्फ इस तरफ ना सिर्फ ये ऐड किया इस क्लास में, ठीक है ना। ये आज नया समझाया था, रिवीजन चल रही है ना अभी। तो मैंने कहा था पहले मैंने लिख दी प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, फिर आपने रोला डाला तो हमने इसको काट दिया। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, इन्हें तो एसिटी कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमने कहा था कि ये प्लांट ये एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं, ये प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट है, और इसका तरीका हमने ये रखा हुआ था 500 कॉस्ट लेते थे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ऐड डायरेक्टली एट्रीब्यूट खर्चे, टोटल अमाउंट आती थी उससे एंट्री करते थे प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये 500 तो प्लांट की कॉस्ट थी ही थी, ये 60 रुपए जो हमने प्लांट की कॉस्ट में ऐड किए थे, इस 60 को प्लांट की कॉस्ट में ऐड करना कहलाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और ये कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट हमें किसने किसने कहा है कि करनी होती है, IAS 16, ठीक है। IAS 16 में क्या कहता है कि आप डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें, और ये जो हमने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स को एसेट की कॉस्ट में ऐड किया है, इस ऐड करने को कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सही है। अब एक नई चीज आई, वो था IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, और वो ये कहने लगा कि अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं और उस एसेट को बनाने के लिए आपने कोई लोन लिया है बैंक से, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे करोगे उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। ये भी एसेट कॉस्ट में ऐड हुए थे, और ये क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अगर हम बोरोइंग कॉस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा फिर, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये जो आप एंट्री कर रहे थे, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अब ये भी बदल कर क्या हो जाएगी, PPE एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट कैश, बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस बनाने की बजाय एसेट कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। चलो पहले ये तो लिख लें, जो मैंने पहले लिखा हुआ था, पता नहीं अब जुमला वो अच्छा लिखा होता तो वैसे लिख सकता हूँ या नहीं, देखते हैं। मैंने लिखा हुआ था बोरिंग कॉस्ट पूरा लिखा हुआ था शायद, बोरिंग कॉस्ट ऑफ अ लोन, बोरोइंग कॉस्ट लिख रहा हूं क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट लिख दूं ना तो कल को मैंने वो बैंक कमीशन या बैंक चार्जेस या लोन प्रोसेसिंग चार्जेस या लोन कमिटमेंट फी ऐसी कोई चीज अगर मैंने ऐड करने की कोशिश की तो आप आगे पकड़ लेंगे मुझे, सर आपने लिखा था इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, बोरोइंग कॉस्ट इज अ ब्रॉडर टर्म जिसमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा, जिसमें बैंक कमीशन, बैंक चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बोरोइंग कॉस्ट ऑफ अ लोन ऑब्टेन्ड फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट, बच्चे सुनते हैं क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है जी, मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, अच्छा। बोरिंग कॉस्ट ऑफ अ लोन, जिनके कैप के 2-3 पेपर रहते हैं सर, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी सर, फिर 3 रहेगा। बोरिंग कॉस्ट ऑफ अ लोन ऑब्टेन्ड फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट आर कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज का मतलब क्या होगा जी, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है ना। लेकिन अब ये नहीं कि अन्य वाह, कोई ना कोई उसूल तो होगा, कोई ना कोई तरतीब तो होगी, ठीक है ना। किसी रेंज के अंदर रहते हुए देखो ना, असल में ना फिनोमिना समझो, एक है ये बिल्डिंग जो आपने बनी बनाई ले ली, इस पे तो बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज नहीं करनी क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्डिंग आप 8 महीने में बनाते हैं तो स्टैंडर्ड कहता है इसकी कॉस्ट में एसेट आप इंटरेस्ट की कॉस्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब फिनोमिना समझे ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले से भी ऐसे ही करते थे भाई। ध्यान से इधर सरगोदे वाले इधर देख लो, हम ये कहते थे कि जी प्लांट खरीदा है, प्लांट चल पड़ा है, रास्ते में किराया पे किया, ऐड करो, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पे की, ऐड कर दो, कस्टम ड्यूटी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे किए, ऐड कर दो, ठीक है जी, इंस्टॉलेशन पे की, ऐड कर दो, कंसल्टेंट को पैसे दिए, ऐड कर दो, टेस्ट रन ग्र करके चेक करो, वो पैसे भी ऐड कर दो, और बस उसके बाद नहीं। क्या मतलब, जब एसेट रेडी टू यूज हो जाता था तो कॉस्ट को ऐड करना रोक देते थे। अब ये थोड़ा ही है कि अगर IAS 23 ने कह दिया बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है तो आपने लोन लिया 10 साल बाद वापस करना है, बिल्डिंग 6 महीने में बन गई, अगले 10 साल उस इंटरेस्ट को इस बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड ही करते रहो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बोलो, तो कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा और किसी ना किसी दिन से शुरू भी करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को लोन लिया और 1 मार्च को, पहला सवाल है या अप्रैल को भी, 1 मार्च को बिल्डिंग बनाना शुरू की,
अब यकम जनवरी से बैंक ने तो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देना है, तो आप एसडी कॉस्ट में ऐड कर दोगे, तो खुदाई करोगे बुनियादों की, नहीं होगी, नीचे से इंटरेस्ट निकल आएगा, क्या है जी कैपिटलाइज हुआ पड़ा है जी। ऐसे नहीं होता, कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट भी होगा। ये तो है कि क्वालिफाइंग एसिड बनाने के लिए अगर कोई लोन लिया है और उसमें कोई कॉस्ट आपने इनकर की है तो उसे एसिड कॉस्ट में ऐड करना है, लेकिन किसी ना किसी लिमिट में रहते हुए, किसी वक्त शुरू करना होगा, किसी वक्त रोकना भी होगा। ये नहीं कि बस फिर सारी जिंदगी का इंटरेस्ट ऐड ही होता रहेगा, ठीक है, तो सही है। तो ये असल में बात कर रहा था कि हम कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुरू किस दिन से करेंगे और बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोकेंगे किस दिन। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, किस दिन शुरू करना है और किस दिन खत्म करना है, रोकना है, ठीक है। सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2, देखो 3 के साथ क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ नहीं लिखा हुआ, HW लिखा हुआ है, होमवर्क, हाँ हाँ लगा ना, हाँ लग रहा है होम वर्क, हाँ हाँ। ले भाई, ये सवाल मैंने यहां कर लिया था और अगला मेन सवाल पे उधर गया, ताकि ये वाला हमारे पास एक बार ना उसूल लिखा हुआ आ जाए। ये स्टैंडर्ड का उसूल है जिसको आप आज मैं पूरी यहां पूरी अंग्रेजी में लिख दूंगा, आप 2-3 दिन पूरी अंग्रेजी में लिखेंगे ताकि याद हो जाए, ठीक है ना। तो मैं फिर ऑनवर्ड्स जब जरूरत पड़ेगी इसको ओपन कर लूंगा, ठीक है। चलो सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर ए ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 10 लाख ऑन यकम जनवरी 12, सफा नंबर 3 254 है, पे 254 है। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी छोटे क्वेश्चन है, इनमें हम अपनी बुनियाद, और ये तीन दिन में मैक्सिमम हम बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेंगे, प्रोग्रेस बिलिंग के अलावा बोरिंग उस पे 1 दिन लगता है बस, ठीक है ना। तो है तो ये मैक्सिमम 4 दिन का टॉपिक, लेकिन 5-6 दिन अभी मजीद इस दिन के अलावा लग ही जाएंगे, प्रैक्टिस भी करनी होती है, फिर आप लोगों को पता है आपकी तसल्ली तक और मेरी तसल्ली तक हम आगे तो नहीं जाते, लेकिन टॉपिक अब छोटे छोटे ही हैं। ये अब अगले 3 टॉपिक में सबसे लंबा यही है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मतलब 4 दिन में हो जाए ना, हम 6 दिन फिर भी लगाएंगे, 6 दिन हम लगाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, 3 दिन का टॉपिक है। गवर्नमेंट ग्रांट है, 2 से 3 दिन का टॉपिक। आगे चल के कोई अगर लेंथी टॉपिक है तो वो एनपीओ है, कैश फ्लो है, जिन पे 10 से 11 लेक्चर मैक्सिमम लगते हैं, वो कैश फ्लो पे। एनपीओ पे उसे 7-8 दिन लगते हैं। यानी कि जो आईएस 16 का खौफनाक ख्वाब देखा है ना आपने, 22 लेक्चर्स वाला, और अभी भी कुछ चीजें पेंडिंग है, ये आपको इसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन आईएस 16 हर जगह मिलेगा, ठीक है ना, ओके। लेकिन तसल्ली से इत्मीनान से करते जाने, हम कहीं पे दौड़ नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे जाके कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ये थोड़ी किसी टॉपिक को हम दौड़ लगा के करेंगे, वो नहीं करेंगे, आराम सुकून से जब टॉपिक की तसल्ली हो जाएगी फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, यहां तक के पेपर तक पहुंच जाए आप लोग। ए ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 10 लाख ऑन यकम जनवरी 12 एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये लोन स्पेसिफिकली इसने ऑब्टेन किया है, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक लोन। बच्चों कल की क्लास में होपफुली मैं जनरल लोन की डिस्कशन पे पहुंच जाऊंगा, फिर परसों उसकी प्रैक्टिस दोनों की मिलाकर भी शायद कर ले, लेकिन जनरल लोन जब तक जिंदगी में नहीं है आपके, फिर बस यही है ना सामने पड़ा हुआ है। स्पेसिफिक लोन किसे कहते हैं? वो लोन जो आपने स्पेसिफिकली ऑब्टेन किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है जी, ओके। चलो अच्छा, ऑन यकम मार्च 12 ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन विच डेट ही आल्सो मेड फर्स्ट पेमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब वही बात जो मैं कर रहा था कि लोन तो ले लिया यकम जनवरी को, अब बैंक ने तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू करना है यकम जनवरी से, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हो यकम मार्च से, तो बेतुकी बात नहीं बनेगी कि यकम जनवरी से ऐड करने लग जाओ, समझ रहे हो ना। अच्छा, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन वर्क 31 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाना है, ठीक है, तो क्या उसके बाद भी इंटरेस्ट को ऐड किए जाओगे? बेतुकी बात है, ऐसे जब रेडी टू यूज हो जाए तो हम कोई भी कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करते मजीद, ठीक है ना। तो एक उसूल स्टैंडर्ड ने बता दिया। वैसे सवाल की रिक्वायरमेंट है टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी है, वो तो 1 मिनट का काम है। देखो सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि लोन रीपे हो गया, मैंने पूरा सवाल पढ़ दिया है। ए ऑब्टेन्ड अ लोन यकम जनवरी एट 15%, स्पेसिफिक लोन है, यकम मार्च को काम शुरू हुआ, 30 अक्टूबर को काम खत्म हो गया, सवाल खत्म। कहीं पे लिखा हुआ है लोन रीपे हो गया? नहीं लिखा हुआ, तो क्या हम खुद से अज्यूम कर लें? कोई जरूरत नहीं अज्यूम करने की। इसका मतलब यह है कि लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, तो टोटल इंटरेस्ट, टोटल बोरिंग कॉस्ट, यानी जो बैंक को पैसे देने, टोटल बोरिंग कॉस्ट क्या है जी? बैंक वालों, ऐसे नहीं लिखता, वैसे लिख नहीं सकते, बैंक वालों को कितना इंटरेस्ट देना है। तो बैंक वालों को इससे क्या क्या IAS 23 क्या कहता है, और बिल्डिंग कब कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा हो, बैंक वालों ने आपको यकम जनवरी को इंटरेस्ट ये लोन दे दिया, यकम जनवरी से इंटरेस्ट शुरू हो गया, क्रू हो ना। 31 दिसंबर तक कोई किस्त पे नहीं हुई, तो मतलब पूरा साल ये 10 लाख का 10 लाख क्या रहा? आउटस्टैंडिंग, बाहर खड़ा रहा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। तो 10 लाख
कितने परसेंट पे लिया है? इंटू 15, पूरा साल है जी, पूरा साल कितना बनता है जी? ये 1,50,000 बैंक को जाना है टोटल बोरोइंग कॉस्ट, टोटल इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ इंटरेस्ट ही पड़ा, ठीक है। तो ये बैंक को टोटल 1.5 लाख जाना है। क्या ये 1.5 लाख चुप करके एसिडी कॉस्ट में ऐड कर दे? नहीं, एसिडी कॉस्ट में ऐड करने के लिए जो उसूल है वो ये है, एक ब्रैकेट है, एक वक्त होगा जिसपे शुरू करेंगे एसिडी कॉस्ट में कैपिटलाइज करना बोरिंग कॉस्ट को, और एक वक्त पे रोकना भी पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या उसूल है? स्टैंडर्ड कहता है कि आपने एसिडी कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट को ऐड करना शुरू करना है लेटर ऑफ ये 3 डेट्स, लेटर ऑफ नंबर 1 लोन रिसीव्ड, नंबर 2 वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, और नंबर 3 फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट मेड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट मेड, ठीक है जी। इन 3 डेट्स में से जौन सी डेट लेटर होगी उससे इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करना है, ठीक है ना। यहीं पर ही आपके उस सवाल का जवाब मिल रहा है जो भी हम बात कर रहे थे कि अगर लोन यकम जनवरी को रिसीव हुआ है, और लिखने वाली बुलाओ, सबर करो, सुन तो लो। अगर लोन यकम जनवरी को रिसीव हुआ है तो कैपिटलाइजेशन भी यकम जनवरी से शुरू कर दें? नहीं, इसने कहा ना लेटर, तो देखो वर्क स्टार्ट हो रहा है यकम मार्च से, तो यकम जनवरी को निकाल देगा सिनेरियो से। ये कमाल है इस फॉर्मूला का, इस तरीके को लिखने का, ठीक है ना। बहरहाल इसको लिखने से आप इंशाल्लाह सही रहेंगे। स्पेसिफिक लोन के लिए ये डिस्कशन है कि आपने कमेंसमेंट कब करनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट की कमेंसमेंट कब करनी है, लेटर ऑफ ये 3 डेट्स, ठीक है। तो बता दें जी सवाल में देखकर, लोन किस दिन रिसीव हुआ है? यकम जनवरी को, और वर्क स्टार्ट हुआ है यकम मार्च को। आयोग कह रहा है, फिर पढ़ लो आराम से, ए ऑब्टेन्ड लोन ऑफ 10 लाख on Yakam January at rate of 15 for construction of building. On Yakam March he started construction of work on which date he also made first payment. तो यकम जनवरी को लोन रिसीव हुआ था, ऐसे ही है। यकम जनवरी कौन सा साल है? 12। फिर काम शुरू हुआ यकम मार्च 12, ये हमारी वर्किंग है छोटी सी, और फिर यकम मार्च 2012 ही है। तो लेटर कौन सी डेट बनी? यकम मार्च ही बन रही है ना, ठीक है। वो दोनों सेम होगी तो अच्छी बात है, बस यही हमारी लेटर डेट है। यकम जनवरी को भूल जाओ। हम कमेंसमेंट करेंगे एसिडी कॉस्ट में, बोरिंग कॉस्ट को ऐड करना शुरू करेंगे यकम मार्च से। और किस दिन रोक दें? सादा सी बात है भाई, जिस दिन काम रुक जाए उस दिन रोक दो। जिस दिन काम ही खत्म हो गया, बिल्डिंग बनाना खत्म हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया, तो फिर कोई भी और कॉस्ट जैसे नहीं ऐड होनी, ऐसे ही ये बोरिंग कॉस्ट भी अब ऐड नहीं होगी। तो वर्क कंप्लीटेड ये किस दिन है जी? 31 अक्टूबर 2012, ठीक है जी। तो यकम मार्च से कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट कमेंस करोगे और 31 अक्टूबर पे इसको सीज कर दोगे, रोक दोगे, ठीक है। तो बताएं जी कितने मंथ्स बनते हैं? कितने? यानी कि 8 महीनों की बोरोइंग यानी इंटरेस्ट को आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो बाकी 4 फिर बैंक माफ कर देगा। बाकी 4 बैंक, और बैंक ने 12 महीने का इंटरेस्ट लेना है। मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूं असल बात क्या चल रही है। मिसाल के तौर पे अज्यूम करते हैं 1 रुपया इंटरेस्ट है 1 महीने का, और 4 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस में डालना है हमने, 8 महीने का कैपिटलाइज करना है 12 रुपए में से टोटल, ठीक है। तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 4 रुपए, फिर कोई भी एसेट, कोई एसेट बिल्डिंग कह दो, चलो बिल्डिंग डेबिट 8 रुपए, और कैश बैंक वालों को जाएगा 12। असल कहानी ये कर रहे हैं बैंक ने, तो असल में इसमें मुझे कुछ लगा नहीं ऐसा। 8 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना मैंने बोला। मैं एक छोटी सी एग्जांपल इजाफी देने आगे, पिछली क्लास में नहीं दी थी, शायद आपको इस वजह से तेज लग रहा है। मैंने सादा बात की कि एक नींद में चले गए। सुने, मैंने कहा एक बात की छोटी सी, इतनी आसान बात थी। क्या कहा मैंने कि अज्यूम करें 1 रुपया इंटरेस्ट है 1 महीने का, ये बात थी। तो 12 महीने 12 रुपए, 12 महीने का इंटरेस्ट 12 रुपए, 4 महीने को एक्सपेंस में डालना है, 8 महीने को कैपिटलाइज करना है। और सारे हम मनु गाना करते हो। अच्छा अब सुन सिंपल 12 खुशी भी तो है ना फाइनल में। अब कल गुस्सा, परसों फिर खुशी, थोड़ी सी आप लोगों को नॉर्मली तो करना है ना, बददुआएं ना देगी, अल्लाह करे फाइनल हार जाए ताकि कल नाराज है। अच्छा सिंपल चले वापस आए जी।
₹12 का इंटरेस्ट मैंने अज्यूम किया, ये हट के है, सवाल खत्म भाई, सवाल एक साइड पे है, सिंपल सी एग्जांपल है, ₹1 इंटरेस्ट 1 महीने का, तो 12 महीने का कितना होगा? ₹12। हमने कहा 4 महीने का एक्सपेंस में जाना है, 8 महीने का एसिडी कॉस्ट में ऐड होना है, तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट ₹4, तोड़ के कर लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ₹4 और एसिड डेबिट कैश क्रेडिट ₹8। सिर्फ इतनी सी बात की थी मैंने, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये जो बैंक ने पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लेना है, इसमें से एसिड कॉस्ट में कितना ऐड करना है हमने? 8 महीने का, तो बाकी 4 महीने कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनेगा। वो इजाफी बात करने लगा गया था, माजरत। अच्छा जी, अब दो ऑप्शन है, टोटल बोरिंग कॉस्ट पर 8/12 और 4/12 कर दें, टोटल बोरिंग कॉस्ट पर 8/12 कर दें, 4/12, ऐसे ही है ना 1.5 लाख पे। लेकिन इससे बेहतर काम यह है कि हम दोबारा से ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कभी हमें ये निकालना पड़ सकता है, कभी सिर्फ ये, कभी सिर्फ ये, तो हर एक चीज को कैलकुलेट करना अलग से आना चाहिए ना। ठीक है, इधर देखो, 10 लाख का लोन है और उस पर 15% का इंटरेस्ट है। अब ये पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है। हम इस वक्त क्या निकालने आए हैं? वो बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है। तो जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है वो पूरे साल की है या 8 महीने की? इंटू 8/12 कितना आता है? 1 लाख। यानी इस 1 लाख की एंट्री हम करेंगे बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। ये बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। और बैंक ने तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देना है कि नहीं लेना? यानी बैंक ने पूरा डेढ़, इसी तो यहां पे लिखा था, ये क्या लिखा हुआ है? बैंक वालों को कितना पे करना है इंटरेस्ट? पूरा 1.5 लाख। 1.5 लाख में से हमारा आगे IAS 23 कहता है कि 1 लाख को एसेट की कॉस्ट में ले जाओ और 50,000 को एक्सपेंस आउट कर दो। जी बोले 100,000 मिलियन इंटू 15% इंटू 4/12 50,000। ये ऊपर भी भाई हो सकता था, मैंने पहले ही कहा 1.5 लाख पर ही आप लगा देते 8/12 और 4/12, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। ठीक है, ताकि कोई भी एक चीज किसी भी वक्त निकालनी हो हमें अलग से निकालनी आनी चाहिए। लेकिन इस 50,000 की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 50,000। ठीक है जी, ओके। लेकिन ये बात रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं थी, ये जो मैंने लाइन लगाई है इससे ऊपर ऊपर रिक्वायरमेंट है बस। ठीक है, हमने कहा था जी क्या कर दो, टोटल बोरिंग कॉस्ट निकाल दो, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल दो, बोरिंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस आउट निकाल दो। और हमने ये उसूल सीख लिया, ये कैपिटलाइज है, ये उसूल सिर्फ इस हिस्से के लिए। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की क्या ब्रैकेट है? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की ब्रैकेट है कि हमने शुरू करना है उसको लेटर ऑफ दीज डेट्स और रोक देना है जिस दिन काम खत्म हो जाए। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ये क्वेश्चन है, पहले ये नोट कर लेने बच्चों को। जी जी बेटा, बैंक यकम जनवरी को अगर लोन आया है और 31 दिसंबर तक सारा लोन हमने आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है, कुछ भी पे नहीं किया, तो बैंक वालों को पूरा 1.5 लाख जाने, बैंक ने तो 1.5 लाख ही लेना है। अब हमारा IAS 23 कहता है कि इस 1.5 लाख में से 1 लाख को एसिडी कॉस्ट में ऐड कर दो और बाकी 50,000 को एक्सपेंस आउट कर दो। ये कैसे निकाला हमने? ये ऐसे निकाला, 8 महीनों के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दो 8/12 और 4 महीनों का इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस आउट कर दो। एंट्री भी लिखी हुई है, ठीक है। यानी बैंक को तो कैश 1.5 लाख ही जाना है। वो मैंने इकट्ठी एंट्री इसीलिए तो करके दिखाई थी वो ₹12 वाली, ठीक है ना, कि अगर इस एंट्री को मैं कंबाइन कर दूं, ये एंट्री अगर कंबाइंड हो जाए, ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दें अगर, तो ये एंट्री यूं बनेगी ना, बिल्डिंग डेबिट 100,000 से और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 50,000 से, ठहर 100,000 और 50,000, ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये बिल्डिंग तो एसेट बन गई। और कैश क्रेडिट 1,50,000, ये कैश बैंक को पे कर दिया ना, कैश या बैंक कह लें, यानी बैंक ने 1.5 लाख ही लेना है, हमने थोड़ा उसको तोड़कर लिख दिया, कुछ फॉरेन एक्सपेंस बना लिया, कुछ एसिड कॉस्ट में ऐड कर देंगे, डेप्शन एक्सपेंस बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये भाई ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये सारी बात, ये तो ऐसे एडिशनल था। रिक्वायरमेंट तो ऊपर पूरी हो गई है, ये असूल सीखा हमने, ठीक है। हाँ जी, क्या चीज नोट करनी है जी? ये
भाई साहब पूछ रहे हैं इस तरह तो प्रॉफिट एंड लॉस में 50 का एक्सपेंस जाएगा, जबकि एक्चुअल तो 150 का एक्सपेंस है। गलत कह रहे हैं आप, 150 का एक्सपेंस है ही नहीं, एक्सपेंस तो 50 का है, बाकी 100 तो एसेट है। अगर मगर क्या, प्लांट खरीद के लाए, इंस्टॉलेशन पे पैसे लगे, वो एसेट तो नहीं है, क्यों बनाते हो? तो हमने बैंक को 150 ही देना है। मैंने कब कहा 150 नहीं देना? ये तो दे दिया बैंक को 150, इसमें तो लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो इस पे है कि ये जो 1.5 लाख है ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनाए या कुछ एसेट बना ले। भाई एसेट भी तो एक्सपेंस ही बनता है डेप्रिशिएट होके। फर्क सिर्फ ये है कि इनकम स्टेटमेंट बेटा बातें ना किया करें जब किसी और का सवाल आया करे तो प्लीज, अपनी तो दुकाना खोली होंगी ना बकरियां। क्वेश्चन ये है कि 1.5 लाख का 1.5 लाख प्रॉफिट लॉस में ले जाएं? आंसर है नो। 50,000 का प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस बना लो, बाकी 1 लाख एसेट कॉस्ट में ऐड कर लो, जैसे कोई भी चीज एसेट कॉस्ट में ऐड करते थे, अब वो एसेट बन जाएगा। अब डेप्रिशिएट होकर अल्टीमेटली वो भी एक्सपेंस बन नहीं है, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा समझाओ मुझे। 1.5 लाख बैंक को पे कर देना, इस पे लड़ाई कोई नहीं है। ये देखो कैश जेब से कितना निकला हमारे, 1.5 लाख, ठीक है। इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 है, बाकी 1 लाख एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, जैसे प्लांट खरीदा हमने 100 रुपए का, सप्लायर को पे किए 100 रुपया, और इंस्टॉलेशन के ऊपर लग गए 5 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन पर लग गए 10 रुपए। अब बताओ प्लांट कितने से डेबिट करोगे, 100 से? या अब कैश तो हमने सारा ही पे किया बेटा, ठीक है, लेकिन इनको एक्सपेंस आउट करने की बजाय एसिडी कॉस्ट में ऐड कर दिया, सिंपल। अब जो खर्चा आपके सामने है ना, उसमें आपने सिर्फ एक खर्चे को तोड़कर 2 हिस्से किया, आपको इसलिए सिर्फ मसला हो और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन खबरदारी से पूछा तो चले आगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 2 जैसा, पढ़ के देख लो। मिस्टर बी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन यकम फरवरी 12 टू फाइनेंस द आउटले ही ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 3 लाख ऑन यकम अप्रैल 12 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड 31 जुलाई। रिक्वायरमेंट वही सेम है, इसलिए ये होमवर्क है। तेजी से बोला मैंने, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, असल सवाल शुरू होता है अब। जो अभी तक हमने पढ़ा वो सारा तो रिवाइज होगा ही, लेकिन हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे सवाल में। हम इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे ताकि आपको तसल्ली हो जाए, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, एसेट की कॉस्ट भी टोटल निकालेंगे, और सारा कुछ ही करके देख लेंगे। इवन सवाल मैंने बता देगा लाइव। क्या करूं, मैं क्लास से निकाल दूं बाहर? अच्छा बैठे रहो फिर चुप करके। अच्छा जी, तो सवाल शुरू करते हैं, सारी बातें साथ साथ पढ़ते जाएंगे। रिक्वायरमेंट जरा पढ़ो पहले। Assuming year end is 31 December, you are required to prepare extracts of statement of comprehensive income and financial position for the year end. भाई हाइब्रिड में खामोशी है, हाइब्रिड में खामोशी है, अबू बकर हाइब्रिड में खामोशी है। जरा इधर आके मुझे बता दो कौन कौन बोल रहा है, जरा आके बता दो मुझे, यहां से निशानदेही कर दो, उन्हें क्लास से निकाल देता हूँ, मुझे लग रहा है डिस्टर्बेंस। अच्छा जी सुने, करनी है बात तुमने टोपी वाले भाई। रिक्वायरमेंट है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना दो। अब ये ज्यादा मसले वाली बात है ना, जो कुछ सवाल में है सब कुछ ही निकालना पड़ेगा, कोई माफी नहीं है। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है वो इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, अगर बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज निकालनी है वो एसेट में ऐड होनी है, और एसेट बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है। तो सारा कुछ ही जो हमने पढ़ा है वो सारे का सारा जो है वो हमने यहाँ पर रिवाइज करना है, और बिल्कुल कंक्लूड कर लेना है इस बात को किसी ना किसी हद तक, स्पेसिफिक लोन की हद तक। लेकिन एक चीज होती है सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट, फॉर्मेट में उसको डाल दिया है, वो करेंगे कल इंशाल्लाह। तो कल जब क्लास में आएंगे तो पौना घंटा फिर यही काम करना है जो अभी तक हमने किया है, उसके बाद फिर एंड पे आपको पता है नई चीज आएगी, एंड सो ऑन। चलें जी सवाल पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स बोरोड अ लोन ऑफ 6 लाख ऑन यकम जनवरी 16 एट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। स्पेसिफिक लोन है। यहीं पर रुक कर आखिरी लाइन पढ़ो, बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर पर्पस ऑफ आईएस 23। ये नाम ही लिखा हो तो ऊपर जब पीरियड देखेंगे ना हम उसके बनने का, तो नजर आ जाएगा कि क्वालिफाइंग एसेट ही है, ठीक है। बहरहाल अगर लोन स्पेसिफिकली ऑब्टेन किया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, तो इस पर पे होने वाला इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज करना है। बोलो, अब कैपिटलाइजेशन के लिए उसूल क्या बनाया हुआ है? ये कमेंस करेंगे लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट से, और सीजेशन वर्क कंप्लीट। आपने पूरी अंग्रेजी लिखनी है, ये शॉर्टकट दूसरे तीसरे दिन आपको अलाउ कर दूंगा। फिर इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे तो वहां तक कि हम जबानी भी देख लिया करेंगे इसको, पर वो एंड वाले पास पेपर्स में अगर जरूरत पड़े तो ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, वरना ये काम आता तो हो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड का उसूल है, लाजमी लिखना है। अब
ये लिख लेंगे ना सवाल में स्टार्ट पर ही छोटी सी वर्किंग साइड पे, तो जैसे जैसे डेट्स मिलती जाएंगी इसमें प्लॉट करते जाएंगे, लेकिन ये है फॉर स्पेसिफिक लोन फिलहाल, और पढ़ाई हमने यही लोन हुआ अभी तक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मिस्टर एक्स बोरोड अ लोन ऑफ 6 लाख ऑन यकम जनवरी 2016। तो लोन ऑफ 10, द लोन रिसीव किस दिन जी? यकम जनवरी 16। ठीक है जी। नेक्स्ट, एट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, इंटरेस्ट इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, अगली बात, इसको ना मैं बाद में एंड पे जरा याद कराना, थोड़ा सा एलाबोरेट भी कर दूंगा इस बात को, क्योंकि ये सारे टॉपिक में बात ही रहनी है, ये पेएबल लिखा होने का मतलब क्या होता है। खैर, नेक्स्ट, ऑन यकम जनवरी 16 ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी किस दिन स्टार्ट हो गई जी? यकम जनवरी 16। नेक्स्ट, फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। पिछली क्लास में एक बच्चा सवाल पूछने लगा, सर जी बिल्डिंग हम खुद बनाते हैं ना, ये ठेकेदार से तो नहीं बनवाएंगे? मैंने कहा हाँ, डायरेक्टर सवेरे सवेरे आके तगारी सिर से चुक के मिट्टी सुट रहा होगा, हम तो खुद बनाना है, हमने तो ठेकेदार से नहीं बनवाना हो भाई, सारी बिल्डिंग हम कॉन्ट्रैक्टर से ही बनवाते हैं, कॉस्ट तो हमारी इनकर हो रही होती है ना। ऐसे ही मैंने कहा जरा पिछला सवाल बता दूं, बच्चे ने दिया। अच्छा, हम ऑन यकम जनवरी 16 ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन वर्क, फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स। और पहली पेमेंट किस दिन हो रही है? यकम जनवरी 16 पे। तो फर्स्ट पेमेंट भी किस दिन हो गई? लो जी, लड़ाई कोई नहीं, तीनों सेम डेट्स हैं, यानी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट एसिडी कॉस्ट में ऐड करना किस दिन से शुरू करनी है? यकम जनवरी से। इधर हूं, इधर आगे चल रहे हो तुम, है गुड जी, साथ ही चलो, मेहरबानी तुम्हारी। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 16। तो वर्क कंप्लीशन हो गई जी 30 सितंबर 16। ऐसे यार अखीर नहीं जीते कल है, मतलब कोई चक्कर ही कोई, प्रेशर ही कोई नहीं है, जबरदस्त। अच्छा लो भाई, अब बता दे मुझे कितने अरसे का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है? बोले 9 मंथ्स का। यकम जनवरी से 30 सितंबर तक 9 महीने बनते हैं। ठीक है, लो अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि इंटरेस्ट 9 महीने का एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है, लोन किस दिन आया? यकम जनवरी 2016 पर। और इससे अगली लाइन पढ़ो, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग, ये डेप्रिसिएशन में इस्तेमाल करेंगे एंड पे, फिलहाल इसको छोड़ दो। क्या कहा मैंने? डेप्रिसिएशन में यूज करेंगे, समझ आई इस बात की? डेप्रिसिएशन नहीं, लाइफ गिवन हो, एसेट की लाइफ गिवन हो तो डेप्रिसिएशन के लिए यूज करते हैं ना, तुम्हें क्यों नहीं समझ आई इस बात की? अच्छा मजाक कर, तुम्हारा मेरा मजाक है। अच्छा जी, मैं असल में अगली लाइन पढ़ाना चाह रहा था आपको। लोन आया है यकम जनवरी को, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंटायर लोन इज रीपेबल ऑन 31 दिसंबर 20। तो सवाल चुप भी होता तो हम यही अज्यूम करते कि कोई किस्त पे नहीं, किस्तों की बात ना करें तो लोन रीपेबल ही है, तो इस साल पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा। एक बात, दूसरी बात, हम 16 के साल में खड़े हैं, 16 के साल में खड़े हैं, अगर ये सारा लोन 20 को रीपे होना तो बैलेंस शीट बनाते इसको नॉन करंट लिखना, कोई करंट नॉन करंट वाली परेशानी नहीं है। वो परेशानियां हम देख आए हैं, अब दोबारा देखेंगे हम पास पेपर के सवालों में जाके उनको। ठीक है, सही है ना? अभी तो आसान आसान सवाल सवाल तो खत्म हो गया। बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट। अब हमने बैलेंस शीट बनानी है और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग ने आना है, और बिल्डिंग में बोरिंग कॉस्ट को हमने ऐड भी करना है। तो सबसे पहली वर्किंग जो हम किया करेंगे, वो बस बचपन गुजर गया, अब हम सवाल शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, तसल्ली से, सुकून से, इत्मीनान से देखिएगा। सबसे पहली वर्किंग जो हमारी होगी वो हुआ करेगी बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बोरोइंग कॉस्ट टू बी, बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज की जाए ये हम कैलकुलेट किया करेंगे पहली वर्किंग में। बच्चों फॉर्मेट में सारा बनाऊंगा, और ये सारा फॉर्मेट शायद किसी आखिरी पास पेपर में जाके पूरा हो, लेकिन चीजें तो सारी लिख लेंगे ना। अब हर रोज लिखते रहेंगे तो जब किसी सवाल के अंदर वो चीज आएगी ना तो पहले से ही हम तैयार होंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज जो इस वर्किंग में आया करेगी वो होगी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। क्या लिखा जी मैंने? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। अच्छा सुने, ये बैंक चार्जेस भी हो सकते हैं, ये बैंक कमीशन भी हो सकता है, लोन की कमिटमेंट फी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज जो इस लोन से रिलेटेड बैंक को एक्स्ट्रा पे करनी पड़ी इंटरेस्ट के अलावा, वो इधर आ जाएगी। तो हमने वैसे भी बोरिंग कॉस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, ये जनरल टर्म है, इसी में इंटरेस्ट भी होता है, इसी में बाकी चार्जेस भी होते हैं। तो सबसे पहली लाइन यहाँ पे जो काफी दिन खाली रहेगी हमारी, 3 से 4 दिन शायद, वो क्या है जी? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। कोई नहीं है, सवाल पूरा पढ़ लिया, कोई नहीं है, लेकिन फॉर्मेट में डाल दिया हमने ताकि जिस दिन आए हमें पहले से बताओ इसने कहां पे आना है। ठीक है, और पास पेपर के सवालों में आएंगे ये, 2 से 3 सवालों में है आई थिंक। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, अभी तक तो हम यही पढ़ रहे हैं भाई, स्पेसिफिक लोन्स ही पढ़े हैं। और
उन्हीं पर इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आएगी, अभी नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये भी आने वाले दिनों में ही आएगी, वो होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। तो भाई ये एंड वालों नजर आ रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स लिखा है, सही है। अच्छा, एंड वाले कोने वाले भाई, अच्छा। अब ये 3 के अलावा कोई चौथा लाइन आइटम नहीं है, इसलिए मैंने ये लिख दिए। हाँ, हमारे आज वाले सवाल में भी ये कोई नहीं है, आज सिर्फ हमने ये पढ़ा है, ठीक है, एक पोर्शन पढ़ा है, ओके, सही है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं इस वक्त हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? बोरिंग कॉस्ट टू बी अच्छा, कितने महीने की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है? लोन किस दिन आया है, कितना आया है, क्या अमाउंट है? तो क्या 6-9 महीने का इंटरेस्ट निकालना कोई मुश्किल काम है? तो कैपिटलाइज वाला इंटरेस्ट ही निकालना है ना। ये लो भाई, आ जाओ इधर, 600,000 इंटू 12%, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, पूरे साल का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। कितने महीने करना है? तो इंटू 9/12 जी, 50। अच्छा, ये मैंने इनर कॉलम में लिखा, एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेता हूं, आज तो नहीं, वो कल ही करेंगे, लेकिन जरा फॉर्मेट बन जाए ना, अच्छा लगता है, कल फिर मुझे ज्यादा आसानी होगी, जो मुश्किल होगी आज थोड़ी सी हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट होता है सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट का। देखो, जब आपने बिल्डिंग इस क्वालिफाइंग एसिड के लिए स्पेसिफिकली कोई लोन लिया है ना, तो उस लोन को सिर्फ आपने इसी के ऊपर इस्तेमाल करना है। अब जिस दिन ये लोन आता है, सारे का सारा इस्तेमाल नहीं हो जाता। जैसे यकम जनवरी को लोन आया, एक पेमेंट हमने की यकम जनवरी को, फिर बाकी पैसे पड़े, वो 1 लाख पे किया ना, 5 लाख रह गए। अब वो पड़ा है 30 जून तक पड़ा, फिर 30 जून में 2 लाख दिए, फिर पड़ा है फिर 30 सितंबर तक, ठीक है ना। तो आज नहीं, कल हम एक कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात आज कर दूंगा ना जरा, तो कल आसानी होगी मुझे समझाने में, ठीक है। वो क्या है कि जब स्पेसिफिक लोन आप लेते हैं और उस पर कोई इंटरेस्ट पे करते हैं, उस इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है अगर इस स्पेसिफिक लोन के अंदर से कुछ फंड्स बचे पड़े थे, वो आपने इन्वेस्ट कर दिए कहीं पे, और उससे कोई इनकम आ गई है, तो उस इनकम को भी एसिड कॉस्ट में से माइनस कर देना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेस्ट रन की कॉस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड करते थे, और कोई सेल प्रोसीड होती तो नेट कर देते थे ना, माइनस कर देते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टैंडर्ड कहता है अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस को एसिड कॉस्ट में ऐड कर रहे हो स्पेसिफिक लोन के, तो लोन अगर बचा पड़ा था और कहीं पे इन्वेस्ट करके कुछ इनकम आ गई है, तो उसको माइनस भी कर देना। लेकिन ये आज नहीं करना, ये कल करेंगे। फॉर्मेट में हिस्सा बना रहा हूं इसका। एक चीज जो एडिशनल आएगी वो क्या होगी? लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। लेकिन वो हमारे पास है, देखो वो है कोई नहीं इस सवाल में, लेकिन हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। ये माइनस करके नेट किया करेंगे और नेट को ले जाया करेंगे इधर। बात समझ आ गई है? आज के सवाल में तो ये नहीं है, लेकिन ये हुआ करेगी कल से, ठीक है। तो ना तो ये लिखने की आज जरूरत थी पहली लाइन, ना ये लिखने की जरूरत थी, ना ये जो थोड़ी देर पहले सिखाया है ना, सिर्फ इतना सही रिक्वायर्ड था आज लिखना, लेकिन फॉर्मेट हमने पूरा ही बना दिया, ओके सही है। अब मुझे बताओ 1 2 3 ऐड करके टोटल क्या आ रहा है? 54,000। ये 54,000 क्या है? ये वो बोरिंग कॉस्ट है जो आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देनी है। ठीक हो गया? डन? यहां तक कोई मसला है तो पूछ। वो मसला नहीं है बनाने में, कल बताऊंगा, मैं फॉर्मेट बना ले, ठीक है। फिलहाल तो देखिए कि चीज आई है ना, इतने इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करना है बस, ठीक है। समझे? फॉर्मेट का हिस्सा अभी मैंने वो समझाया ही नहीं, कल बकायदा समझाऊंगा, नहीं कैलकुलेशन करूंगा, सवाल में आएगा, एक नहीं 2-3 सवाल करेंगे इसके, फिर तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। है नहीं ना, है नहीं, होता तो हो जाता ना। देखो ये 0 जमा 54,000 जमा 0 इज इक्वल टू 54,000, कुछ होता तो ऐड करते हैं ना बेटा। हमने जनरल लोन पढ़ लिया, आपको पता है जनरल लोन क्या होता है? नहीं ना, बस छोड़े इस बात, स्पेसिफिक लोन को ऐड कर दिया है, सिर्फ उसको इसलिए ऐड कर रहे हैं कभी पढ़ा सिर्फ वो है। जब ये पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा ना बेटा, जब देखेंगे, जब आएगा तब देखना ना। अभी जो चीज सीखी है हमने, मैंने आपको अर्ज किया, इधर देखो, ना ये लिखने की जरूरत थी, ना ये लिखने की जरूरत थी, ना ये लिखने की जरूरत थी, बस यही आंसर था। हमने जरा तैयारी की है कल की, ये कल की आसानियां हैं, ओके। जो चीज यहां सवाल में नहीं है उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो जब आएगी तो मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैं कौन सा घर चला गया, मैं करूँ बस हर गांव को और आगे समझा। दुनिया का निजाम किसी के जाने से नहीं रुकता, पढ़ा देगा कोई ना कोई आपको आके। सुनो अब यहां तक को मसला, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की फिगर में कोई मसला, बोरिंग कॉस्ट जितनी कैपिटलाइज होनी है वो समझ आती है बस। ये अभी वही फिगर निकाली है मैंने, ये वाली
ये बस इतनी सी बात अभी तक मैंने की है। वो तो फॉर्मेट बना दिया, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आई नहीं सवाल में, एहतियातन लिख ली हमने। चलें जी नेक्स्ट। नहीं बेटा तुम चुप नहीं करना, मैं क्या क्या थक गया, आप कहना थोड़ी चुप करेंगे। अच्छा सुने नेक्स्ट, उस्ताद की बात नहीं मानती है ये। सुने बॉर्निंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज निकल आया। अब अगली बात है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालने, वर्किंग टू कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। भाई एक बात याद रखना, ये IS 23 बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक शुरू हुआ है तो ये ना भूल जाना कि बिल्डिंग की कॉस्ट में ईंटें, बजरी, सीमेंट, रेत, सरिया, गारा, मिट्टी लगता है, वो अपनी जगह कायम है। यानी बिल्डिंग की दरअसल ज्यादा मेन कॉस्ट अभी भी वही है जो बिल्डिंग बनने पे लगनी है। ये तो एक वैसे चीज उन्होंने ऐड कर दी कि अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट है, इंटरेस्ट लिया, लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया तो उसको भी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। आप समझते हैं उसको ही करना है, यानी क्या सिर्फ एसेट की कॉस्ट 54,000 होगी? नहीं, अब असल कहानी ना भूल जाना। बिल्डिंग की कॉस्ट में सबसे मेन चीज होती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सबसे मेन चीज क्या होती है जी? हाँ जी, वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है, जिनसे ये बिल्डिंग बनती है। IS 23 शुरू कर लो तो ये ना भूल जाना कि ये बिल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। ये वही पेमेंट्स है जो हमने ठेकेदार साहब को दी है। इधर देखो, फॉलोइंग पेमेंट्स आर मेड टू कॉन्ट्रैक्टर। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये टोटल 6 लाख है। मानना कि टोटल, लेकिन मैं तोड़ के लिख रहा हूं, पता नहीं क्यों, कोई आगे चीज सिखानी होगी। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है? 100,000। ये चेंज करना जरा, ब्लू वाला। नेक्स्ट, प्लस 200,000 प्लस 300,000, टोटल भी लिख सकते थे। यानी ये टोटल 600,000 जो है, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होने वाली पहली चीज है। 6 लाख की तो बिल्डिंग बन ही रही है भाई, ठीक है। ये 6 लाख क्या है जी? बिल्डिंग की कॉस्ट के एक आइटम। असल में कॉस्ट जो होती थी, बोरिंग कॉस्ट तो हमने आज पढ़ी है, यहां तक कोई मसला नहीं। नेक्स्ट, हमने बिल्डिंग बनानी थी, हमने एक मैप बनवाया और उसको LDA से अप्रूव कराया। हमारी कोई फीस, मैप बनवाने पे कोई फीस लगी, अप्रूवल पे कोई फीस लगी, ये कॉस्ट है। बोलो कॉस्ट आई ना? क्या करें, एसेट कॉस्ट में ऐड करें? बिल्कुल करेंगे, जरूरी खर्चा है, इसके बगैर कोई नहीं बिल्डिंग बनाने देगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब कोई मैप फी है, या आपने कोई LDA से परमिट लिया है कि हम यहां बिल्डिंग बना लें, उन्होंने कहा जी बना ले फीस पे करके, तो परमिट फी या मैप फी अगर कोई होती सवाल में, एसेट कॉस्ट में ऐड करते हैं। मैं फॉर्मेट वो आपको आज बनवाऊंगा जो एंड तक हम बनाएंगे, इससे इजाफी कोई चीज डालनी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर होती मैप फी या परमिट फी तो वो भी एसेट कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। फिर हमने कोई इंजीनियर को कंसल्टेंट बुलाया, ठीक है, उससे कुछ मशवरे लिए, कंसल्टेंट को कोई फी पे कर दी, जरूरी है या नहीं? जरूरी है, एसेट कॉस्ट में ऐड होनी है। अगर सवाल में होती तो आज कुछ भी नहीं। और ये दोनों चीजें एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो, ये हमें किसने कहा? IS 23 ने? नहीं, ये पुराना ही है। ये वो IS 16 जो भी कह रहा था प्लांट में इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओपन किया था क्लास के शुरू में, ठीक है। ये वही स्टैंडर्ड IS 16 है जो ये कहता है कि आपने कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड, ठीक है। और अब आती है वो चीज जो हमने आज नहीं पढ़ी, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट एसेट कॉस्ट में ऐड करनी है कितनी? ये उसने, हमने यहां पे निकाला बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, और यहां पर ये बोरिंग कॉस्ट आकर हो गई कैपिटलाइज। तो बोरोइंग कॉस्ट वर्किंग नंबर 1 से ये जनाब 54,000, समझ आई? सही है। तो ये टोटल कॉस्ट बिल्डिंग की अब कितनी बन गई? 6,54,000। कोई और चीज होती तो वो भी ऐड हो जाता ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ऐड किया, फिर ये चीजें ऐड नहीं है तो बस ठीक है, जीरो। सिर्फ आपकी तैयारी करवाइए, कभी आ जाए तो इधर लिख लेना, क्योंकि कहीं ये ना हो, इधर देखो, कहीं ये ना हो मैप फी, परमिट फी यहां लिखी पड़ी हो आपकी, या लोन प्रोसेसिंग चार्जेस यहां लिखे पड़े हो। थोड़ा फर्क तो होना चाहिए ना। अल्टीमेटली ऐड तो दोनों चीजें हो रही है, लेकिन पता तो हो कौन सी चीज कहां से ऐड होनी है, ठीक है। यहां तक को मसला। ये एसेट कंप्लीट हो गया है 30 सितंबर पे, तो ये कम अक्टूबर से डेप्रिसिएट हो सकता है? बोलो, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई ना, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 5 साल। तो वर्किंग फी में यहां पर डेप्रिसिएशन भी कर, मैं रिक्वायरमेंट पे गया ही। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इधर देखो, 6,54,000 कॉस्ट है, 5 साल लाइफ है, लेकिन पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं ले लेनी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 30 सितंबर को कंप्लीट हुई ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने की डेप्रिसिएशन 32,000, ठीक है। ये क्या आ गया जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे हम,
ये तो अब कुछ भी नहीं रह गया, असल काम तो हमने कर लिया, सिर्फ 1 साल की है जी। 31 दिसंबर कौन सा, 16। सवाल तो देख रहे अंदाजे से, हाँ 12, ये क्या बात है। अच्छा, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी। ये भी 31 दिसंबर 16। अच्छा, ले जी, क्या ख्याल है, बन सकती है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट? मसला ही कोई नहीं। सबसे पहला आइटम तो है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 32,700, वर्किंग नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो सारे का सारा एसिडी कॉस्ट में ऐड हो गया है, सारे का सारा नहीं हुआ, ये वो मसला था। ठीक है, बैंक को तो पूरा देखो, 6 लाख पे जरा लगाओ ना 12%, 6 लाख 12% पूरे साल का 72,000 बनता है। 72,000 में से 54,000 एसिडी कॉस्ट में ऐड हुआ है, तो बाकी का कितना 18 बनता है, ये 18% लॉस में एक्सपेंस है। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 6 लाख इंटू 12% इंटू 3/12। इधर देखो बच्चों, 9/12 एसिडी कॉस्ट में ऐड हो गया और 3/12 एक्सपेंस आउट हो गया। जी बोले 18,000। ठीक है, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में बिल्डिंग नजर आएगी, हालांकि कंप्लीट हो गया, फिर भी कह रहे हैं बिल्डिंग है, बन रही है। अच्छा, लेकिन बच्चों बिल्डिंग की क्या नजर आती है बैलेंस शीट में, बुक वैल्यू। ठीक है, बिल्डिंग की बुक वैल्यू नजर आती है। अब बिल्डिंग की कॉस्ट हमारे पास निकल चुकी है 6,54,000, 6,54,000 वर्किंग नंबर 2 में, और माइनस कर देंगे 32,700 की डिप्रीसिएशन। वर्किंग 3 लिखना है तो लिख लो, वैसे ऊपर लिखा होगा जी। तो बुक वैल्यू क्या आ गई, 6,21,300। समझ आ रही है? नॉन करंट लायबिलिटीज में कुछ आएगा? हाँ जी, ये लॉन्ग टर्म लोन आएगा, और खैर से सारे का सारा ही नॉन करंट है, क्योंकि लोन रीपेबल है सारे का सारा 20 में है। अब 16 में खड़े हैं तो 17 में कुछ नहीं, 18 में कुछ नहीं, 19 में कुछ नहीं, सारे का सारा जो 20 में है तो सारे का सारा पे नॉन करंट। ठीक है जी, और इंटरेस्ट पेबल नजर नहीं आएगा। जाते जाते ये बात सुन लो, ठीक है, कि ये बात क्या है, ये मैंने कहा था मुझे याद कराना, लेकिन आपने कहां याद कराना था। ये देखें, इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये बड़ी खतरनाक लाइन है जो आप लोगों को समझ ही नहीं आती। आप ये लिखा हो देख के कहते हैं, पता क्या कहते हैं, आप पता क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं इसका मतलब है कि हर साल के एंड पे इंटरेस्ट पेबल होगा। मतलब सुन लेना पहले, वो मतलब जेल में आता है वो तो बताने दो। 16 में लोन लिया, फिर 16 का लोन, 16 का इंटरेस्ट भी पेबल 16 के एंड पे, 17 के एंड पे 17 का भी पेबल, 18, 19, 20, 5 साल कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, ऐसा होता है। असल में ना ये लाइन होती है एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई लाइन। जब मिस्टर एक्स और बैंक बैठते हैं, वो बैठ के ये तय करते हैं कि 6 लाख का लोन होगा, इतने अरसे बाद पे करेंगे आप, और इंटरेस्ट पेबल होगा हर साल के आखिरी दिन। ये एग्रीमेंट में जो लिखा होता है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ये फिर पूरा भी होता है, हम यही अज्यूम करते हैं। तो ये जो लफ्ज लिखा होता है ना, इंटरेस्ट इज पेबल, या अगले सवालों में रोज ही तकरीबन ये लिखा होगा, हम रोज ये बात करेंगे कि इंस्टॉलमेंट इज पेबल या इंटरेस्ट इज पेबल। पिछले सवालों में यही लिखा हुआ था, आपने गौर नहीं किया टीपू शीपू वाले सवालों में, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट इज पेबल, इंटरेस्ट पेबल सेमी एनुअली। मतलब आज भाई किताबें बंद कर लेना, एक मिनट बात पूरी सुन लो, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो आप लोग। ठीक है, रहने दें, ठीक है, होमवर्क कर लीजिएगा, किताबें बंद कर लें, रहने दें फिर। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके होमवर्क में है, कल अगर ना समझ आई ये बात तो मुझसे पूछ लीजिएगा। पेज 473 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में है। किताबें आप आज के बाद जिस वक्त आप लोग बंद करना शुरू करेंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो पढ़ाना बंद कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।